जब सबने रुद्र की बात सुनी तो वे सकते में आ गए। उन्हें जबरदस्त झटका लगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतने अच्छे मौके को यूं ही ठुकरा देगा। डायरेक्टर साहब, अगर इन्हें कोई काम है तो प्लीज मुझे मौका दे। हाँ डायरेक्टर साहब, मेरा क्या? एक पल में ही सब एक साथ बोलने लगे। हर कोई उस अधेड़ उम्र के आदमी पर चिल्लाने लगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र को देखा तो वह थोड़ा असहज हो गया। उसने रुद्र को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से पूछा, जवान, ये मौका बार बार नहीं मिलता, क्या तुम सच में इसे नहीं करना चाहते? हाँ, रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। जवान, प्लीज एक मिनट रुको। लेकिन वह अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी रुद्र को जाने देने के मूड में नहीं था। उसने रुद्र को फिर से रोक लिया। रुद्र ने लाचारी भरे अंदाज में डायरेक्टर को देखा। उसने माथे पर शिकन डाली और पूछा, आखिर आप चाहते क्या है? जवान, मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम वो राहगीर हो जिसे मिस लोकमुद्रा ने पसंद किया है। अभी अभी उन्होंने खास तौर पर तुम्हें उनके साथ बातचीत करने के लिए कहा है। डायरेक्टर ने माथे पर बल डालते हुए रुद्र से कहा। असल में डायरेक्टर भी इस समय बहुत परेशान था। इसकी वजह यह थी कि महिला सेलिब्रिटी लोकमुद्रा से निपटना बहुत मुश्किल था। वह ऐसे ही किसी राहगीर को पसंद नहीं करती थी। लोकमुद्रा के लिए किसी सही राहगीर को ढूंढने में प्रोडक्शन टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन लोकमुद्रा कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती थी। लेकिन अगर वे लोकमुद्रा के साथ बातचीत के लिए कोई राहगीर नहीं ढूंढते तो भी बात नहीं बनती। इसलिए प्रोडक्शन टीम इस मामले को लेकर सिर खुजा रही थी। अभी डायरेक्टर ने लोकमुद्रा को इस बारे में बताया था। लोकमुद्रा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने भीड़ में से किसी एक को यूं ही चुन लिया, और जिसे उसने चुना वो संयोग से रुद्र था। सच कहूं तो लोकमुद्रा के रुद्र को चुनने का कोई खास कारण नहीं था। उसे बस लगा कि रुद्र दिखने में ठीक ठाक है और परेशान करने वाला नहीं लगता। इसके अलावा ये तो बस एक मामूली बातचीत थी। इसीलिए लोकमुद्रा ने डायरेक्टर को और परेशान नहीं किया। जब डायरेक्टर को पता चला कि लोकमुद्रा ने रुद्र को चुना है तो वह तुरंत उससे बात करने के लिए भागा। लेकिन डायरेक्टर को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सीधे मना कर देगा। यही वजह थी कि डायरेक्टर ने अब लोकमुद्रा का नाम लिया। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता था कि रुद्र अपना मन बदल ले। जब सबने मिस लोकमुद्रा का नाम सुना तो वे और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। आम लोगों की नजरों में शो पर दिखना ही एक बहुत ही दुर्लभ मौका था। अब तो उसे लोकमुद्रा के साथ इतने करीब से बातचीत करने का मौका मिल रहा था। ये तो एक कमाल का अवसर था। इसलिए सबको लगा कि रुद्र के पास इस प्रस्ताव को ठुकराने का कोई बहाना नहीं होगा। जवान, मिस लोकमुद्रा के नखरे बहुत हैं। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि उन्होंने तुम्हें चुना। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मेकअप वगैरह करा लो। नहीं तो अगर मिस लोकमुद्रा बाद में नाराज हो गई तो तुम्हें अपना मन बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा। डायरेक्टर ने रुद्र से गर्व के साथ कहा। रुद्र ने डायरेक्टर पर एक नजर डाली और बेपरवाही से कहा, क्या तुमने मेरी बात अभी सुनी नहीं? क्या? डायरेक्टर ने रुद्र को देखा और एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने हैरानी से पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता। किसी और को ढूंढो। रुद्र ने शांत भाव से डायरेक्टर को जवाब दिया। फिर प्रिया की तरफ मुड़ा और कहा, प्रिया चलो। ठीक है। प्रिया रुद्र की असलियत को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसके लिए इन छोटी मोटी हस्तियों को भाव न देना बहुत सामान्य था। रुद्र का मना कर देना भी बिल्कुल जायज था। हालांकि आसपास के लोग रुद्र को नहीं जानते थे। वे ये समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि डायरेक्टर के लोकमुद्रा का नाम लेने के बावजूद रुद्र अपना मन नहीं बदलेगा। एक पल के लिए लगभग हर कोई अविश्वास के साथ रुद्र और प्रिया को देख रहा था। डायरेक्टर भी दंग रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लोकमुद्रा देश की टॉप सेलिब्रिटीज में से एक थी। अगर कोई और आम आदमी होता तो लोकमुद्रा से आमने सामने बातचीत का मौका मिलने पर शायद सपने में हंसते हुए जागता।
लेकिन इस जवान आदमी ने इतनी आसानी से ऐसे मौके को ठुकरा दिया। जवान, क्या तुम सच में इस बारे में नहीं सोचोगे? डायरेक्टर थोड़ा नाराज लग रहा था और उसने रुद्र पर चिल्लाते हुए पूछा। हाँ, रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर आगे बढ़ने लगा। डायरेक्टर जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखों में बस लाचारी थी। आसपास के राहगीर भी बेहद हैरान थे। डायरेक्टर साहब, जब इस लड़के को नहीं करना है तो मुझे करने दे। सही कहा डायरेक्टर साहब, मैं प्रोफेशनल हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे। डायरेक्टर साहब, मैं कैसा हूं? जब सबने देखा कि रुद्र ने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया है तो वे बहुत हैरान थे, लेकिन वे अपने लिए इस मौके को लपकने की कोशिश करना नहीं भूले। डायरेक्टर ने लाचार भाव से भीड़ को देखा, फिर मुड़ा और लोक मुद्रा के पास चला गया। इस समय लोक मुद्रा गंभीर भाव से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डायरेक्टर उसके पास आ गया है। मिस्टर गोस्वामी, शुरू होने में कितना और टाइम है? मुझे विज्ञापन शूट करने हैं, जल्दी कीजिए। लोक मुद्रा ने बिना किसी भाव के डायरेक्टर से कहा। लोक मुद्रा की बात सुनकर डायरेक्टर थोड़ा बेबस लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और लोक मुद्रा के कान में फुसफुसाया। मिस लोक मुद्रा, एक दिक्कत है। क्या है? लोक मुद्रा ने शांत लहजे में पूछा। क्या आपने अभी अभी एक राहगीर को पसंद नहीं किया था और चाहती थी कि वो बातचीत वाला मेहमान बने? मैं उस राहगीर को बुलाने गया था, लेकिन उसने मना कर दिया। डायरेक्टर ने सावधानी से कहा। उसने मना कर दिया? लोक मुद्रा ने अनजाने में अपने बगल में खड़े डायरेक्टर की तरफ हैरानी से देखा। आखिरकार किसी आम आदमी के लिए टेलीविजन पर चेहरा दिखाना और उसके साथ बातचीत करना एक सपने जैसा था। ऐसा मौका कोई कैसे ठुकरा सकता है? हाँ, वो लड़का सचमुच नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने सच में मुझे मना कर दिया। डायरेक्टर ने घबराए हुए भाव से लोक मुद्रा से कहा। क्या तुमने मेरा नाम लिया था? लोक मुद्रा ने उलझन में डायरेक्टर से पूछा। लिया था, लेकिन उस आदमी को फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मना करने के बाद वह चला गया। डायरेक्टर ने लाचार होकर जवाब दिया। मेरे नाम का इस्तेमाल काम नहीं आया। क्या इस आदमी को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं? जाहिर था कि लोक मुद्रा को यह बात कुछ हद तक अविश्वसनीय लगी। आखिरकार वह अब पुणे की टॉप स्टार्स में से एक थी। जहां भी जाती थी वो आकर्षण का केंद्र होती थी, फैन से घिरी रहती थी। कोई उसके साथ बातचीत करने का मौका कैसे छोड़ सकता है? लगता है उस आदमी को सच में नहीं पता कि आप कौन हैं। मिस लोक मुद्रा, डायरेक्टर ने लोक मुद्रा को सावधानी से जवाब दिया और फिर आगे कहा। मैम, देर हो रही है, क्यों ना हम किसी और को ढूंढ लें? हमारे पास यहाँ इतने सारे फैंस हैं। उस आदमी पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लोक मुद्रा ने एक पल के लिए सोचा, फिर स्क्रिप्ट को मेज पर फेंक दिया और मुंह फुलाकर बोली। मैं यकीन नहीं कर सकती, सच में कोई ऐसा है जो मुझे नहीं जानता। आज मैं उस आदमी को वापस जरूर लाऊंगी। मिस लोक मुद्रा, आप। डायरेक्टर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लोक मुद्रा ने उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी। वह हाई हील्स पहने खड़ी हुई और रुद्र और प्रिया की तरफ चल दी। इस बीच वे सड़क के किनारे एक टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नाइट मार्केट के पास की सड़कें जाम थी और टैक्सियां मुश्किल से मिल रही थी। देखो, टैक्सी आ रही है। रुद्र ने अचानक एक टैक्सी को आते देखा और हाथ हिलाया। जरा रुकिए आप दोनों। लेकिन जैसे ही टैक्सी रुकने वाली थी, उसके पीछे से एक महिला की आवाज आई। यह आवाज सुनकर रुद्र ठिठका और मुड़कर देखा तो पाया कि वो लोक मुद्रा थी, जो खुद उनके पास चली आई थी। क्या तुम इस लोक मुद्रा को जानते हो? प्रिया को थोड़ा अजीब लगा और उसने धीरे से रुद्र से पूछा। मैं उसे नहीं जानता, उसने सिर हिलाया। तो फिर वो तुमसे क्यों चिपकी हुई है? प्रिया ने पूछना जारी रखा। मुझे भी यही जानने की उत्सुकता है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। अगर तुम ना बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वह कोई सेलिब्रिटी है, उसने लाचारी भरे भाव से जवाब दिया। प्रिया ने रुद्र को देखा और महसूस किया कि वह सच में लोक मुद्रा को नहीं पहचानता, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। नमस्ते, मैं लोक मुद्रा हूं।
जब रुद्र और प्रिया बात कर रहे थे तब तक लोकमुद्रा उसके पास आ चुकी थी। वो घमंडी दिख रही थी और बोली, तुम मुझे नहीं जानते, क्या ये इतना अजीब है? उसने बेपरवाही से पूछा। तुम? उसके जवाब से हैरान होकर लोकमुद्रा चिल्लाई, तुम्हें न जानना क्या इतना अजीब है? उसने बेपरवाही से पूछा। तुम? उसकी बात सुनकर वानी शब्द हो गई। उसने सीधे अपने धूप का चश्मा उतारा, जिससे उसका आकर्षक और गोरा चेहरा सामने आ गया। ये कहना पड़ेगा कि ये महिला लोकमुद्रा वास्तव में बहुत आकर्षक थी। सिर्फ यह मोहक चेहरा ही अनगिनत पुरुषों को उसका दीवाना बना सकता था। खासकर वे मादक आंखें, मानो लगातार एक अदम्य आकर्षण बिखेर रही हों। अब ऐसा लग रहा था कि लोकमुद्रा का महज 6 महीने के भीतर मनोरंजन उद्योग की सबसे लोकप्रिय महिला स्टार बनना महज इत्तेफाक नहीं था। इस दौर में जहां खूबसूरती मायने रखती है, उसके पास सच में वो पूंजी थी। लेकिन जैसा कि प्रिया ने बताया, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं था। उसमें घमंड भरा हुआ था। यह देखकर कि रुद्र उसे घूर रहा था, लोकमुद्रा का भाव अहंकारी हो गया। उसने तिरस्कार से कहा, मेरा नाम न सुना हो तो यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं, है ना? उसकी अनदेखी करते हुए रुद्र ने प्रिया के लिए टैक्सी का दरवाजा खोला और धीरे से कहा, प्रिया चलो चलते हैं। हाँ, प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र ने लोकमुद्रा को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया और टैक्सी में बैठने का इरादा किया। अरे भाई, तुम मिस लोकमुद्रा को मना करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम थोड़े असभ्य नहीं हो? तभी कुछ दूरी से एक आवाज आई। रुद्र रुकने पर मजबूर हुआ और उसने एक हैंडसम लड़के को अपनी तरफ आते देखा। इस लड़के का नाम आशीष था और उसका परिवार विदेशी व्यापार के धंधे में था। वो हाल ही में विदेश में पढ़ाई पूरी करके पुणे लौटा था और अपनी अमीर पृष्ठभूमि के कारण जल्दी ही एक लोकप्रिय युवा आइडल बन गया था। आशीष लोकमुद्रा का पीछा कर रहा था, लेकिन उसने उसे हाँ नहीं कहा था, इसलिए अब वो उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। आशीष टैक्सी के पास गया, ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और हल्के से कहा, तुम अब जा सकते हो। टैक्सी ड्राइवर पैसे पाकर खुश हो गया, इसलिए बिना किसी झिझक के उसने एक्सेलरेटर दबाया और निकल गया। तुम्हारा मतलब क्या है? रुद्र ने आशीष की तरफ देखकर बहुत सिकोड़ी और पूछा। आशीष ने उसे देखा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर वो लोकमुद्रा के पास गया और धीरे से कहा, मिस लोकमुद्रा, मुझे ये संभालने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस आदमी को हाँ करवा दूंगा। लोकमुद्रा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा लेकिन चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर आशीष मुस्कुराया और रुद्र के पास जाकर धीरे से कहा, मिस लोकमुद्रा की नजर में आना तुम्हारा सौभाग्य है। इस मौके को छोड़ना कितनी अफसोस की बात होगी। तुम्हें नहीं लगता? क्या अफसोस? मैं इस इंसान को नहीं जानता। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। रुद्र की बात सुनकर आशीष मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बिना किसी भाव के रुद्र को देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, अपनी कीमत बताओ, कितनी भी हो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूं। बस तुम्हें लोकमुद्रा के साथ सहयोग करना होगा और ईमानदारी से कार्यक्रम रिकॉर्ड करना होगा। आशीष, एक अमीर वारिस के बात करने और काम करने का तरीका बहुत अक्खड़ और दबंग था। उसे लगता था कि बस कुछ पैसे खर्च करके वह ये मामला सुलझा लेगा और एक तीर से 2 शिकार करके लोकमुद्रा की नजरों में भी आ जाएगा। कोई भी रकम मुझे संतुष्ट कर सकती है। रुद्र एक लाचार मुस्कान के साथ आशीष को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत अमीर हो? मेरे पास पैसा है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी मांग पूरी कर सकता हूं। आशीष ने अकड़ते हुए कहा। रुद्र ने लाचारी से आ भरी सिर हिलाया और कहा, याद रखना, इस दुनिया में पैसा हर समस्या का हल नहीं है। खासकर तुम्हारी ये छोटी सी दौलत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम रुद्र को पैसे से घूस देने की कोशिश कर रहे हो। ये सच में हास्यास्पद है। प्रिया को आशीष का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सख्त चेहरे से कहा, तुम? आशीष ने कभी नहीं सोचा था कि वे उसकी इस तरह से बेइज्जती करेंगे।
और वह भी लोक मुद्रा के सामने उसे अपमानित महसूस हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसने अपने अंगरक्षकों को चिल्लाकर कहा, इन दोनों को रोको मेरे लिए। पलक झपकते ही उसके अंगरक्षकों ने रुद्र और प्रिया को घेर लिया। हालात तनावपूर्ण होते देख लोक मुद्रा नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। रुद्र द्वारा मना किए जाने से वो पहले ही परेशान थी, लेकिन वह इसे तूल नहीं देना चाहती थी। अगर बात हिंसा तक पहुंची तो अगले दिन जरूर यह सुर्खियां बटोरती। उसने जल्दी से आशीष से कहा, आशीष, इसे छोड़ दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। मिस लोकमुद्रा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभालूंगा। उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा और भी भड़क गया। वो उसके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। निर्देशक भी इस समय चिंतित लग रहा था। वह आशीष के मिजाज को अच्छी तरह जानता था। एक बार जब उसे गुस्सा आता था तो नतीजे अकल्पनीय होते थे। कुछ समय पहले आशीष ने एक पुरुष अभिनेता का पैर तक तोड़ दिया था, लेकिन उसके शक्तिशाली बैकग्राउंड की वजह से ये कभी बाहर नहीं आया। अगर आज इस स्थिति को अच्छे से नहीं संभाला गया तो इसके भयानक परिणाम हो सकते थे। आशीष पूरे अहंकार के साथ रुद्र के पास गया और तिरस्कार पूर्वक कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घमंडी होगे। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, आज्ञाकारी बनकर मेरे साथ कार्यक्रम रिकॉर्ड करो। दूसरा, यहां से निकल जाओ। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? रुद्र ने शांत भाव से आशीष को देखते हुए पूछा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारे पास अब केवल दो ही विकल्प हैं। या तो आज्ञाकारी बनकर मेरे साथ कार्यक्रम रिकॉर्ड करो या निकल जाओ। आशीष को रुद्र की पहचान की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजरों में रुद्र बस दिखावा कर रहा था। आशीष, आज के लिए जाने दो, बात को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लोकमुद्रा ने अपनी आंखों में हल्की सी लाचारी के साथ कहा। हालांकि लोकमुद्रा की बात सुनकर आशीष और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उत्साह में आकर उसने कहा, मिस लोकमुद्रा, मुझे आज आपको एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। आप बस किनारे खड़ी होकर देखिए। वहां मौजूद सभी लोग हालात देखकर लाचार महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये आदमी सच में नहीं जानता कि किसके साथ पंगा ले रहा है। हाँ, इसने आशीष को भी नाराज करने की हिम्मत कर दी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सोच रहा है। लगता है आज हमें एक तमाशा देखने को मिलेगा। मैंने सोचा था कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अब मुझे उस तरह की किस्मत नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो, ये एक अच्छी चीज थी, लेकिन अब ये इस गड़बड़ी में बदल गई है। तभी एक सफेद मर्सिडीज तेजी से रुद्र की जगह की तरफ भागी। मर्सिडीज के पीछे 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी कारें थी। इन लग्जरी कारों के अचानक आने से सभी का ध्यान तुरंत उस ओर गया। आखिरकार इन कारों की कीमतें कम नहीं थी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। आशीष के अंगरक्षकों ने बीच में ही अपनी चाल रोक दी और लग्जरी कारों के काफिले की दिशा में देखने लगे। जल्द ही सभी लग्जरी कारें रुद्र के पास आकर रुकी। उनकी हेडलाइट से पूरी सड़क जगमगा उठी। एक जोरदार धड़ की आवाज के साथ कार का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से बाहर भागा। बेहद उत्साहित आवाज में बोला, मिस्टर रुद्र, प्रिया, मुझे आखिरकार आप दोनों मिल गए। एक पल के लिए घटनास्थल पर मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। उनके चेहरे सदमे से भरे थे। उन्हें अब जाकर समझ आया कि इन दोनों की पहचान सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। रुद्र ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को बिना किसी भाव के देखा और ठंडे लहजे में पूछा, तुम आ गए। मैं आपसे खास तौर पर माफी मांगने आया हूं। मिस्टर रुद्र, मेरे पिता भी आए हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने हकलाते हुए कहा। और वहां सबके सामने खड़े थे मिश्रा फैमिली के अरुण। मिश्रा फैमिली के अन्य बुजुर्ग भी अपनी कारों से बाहर निकले और रुद्र के सामने सलीके से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सम्मान का भाव था। ये तो सच में मिश्रा फैमिली से कोई है? क्या इस नौजवान का उनसे कोई संबंध है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस आदमी की पृष्ठभूमि इतनी खतरनाक हो सकती है। वो सचमुच मिश्रा फैमिली के लोगों को जानता है। हाँ, लगता है कि आज का मामला काफी दिलचस्प हो गया है।
आसपास खड़े लोग दबी आवाज में फुसफुसाने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी थी। अरुण को देखते हुए आशीष की आंखों में सदमा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सचमुच मिश्रा फैमिली के किसी व्यक्ति को जानता होगा। आशीष के खुद के परिवार लॉसन फैमिली का मिश्रा फैमिली के साथ महत्वपूर्ण सहयोग था और वे मिश्रा फैमिली के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर थे। अगर वे न होते तो लॉसन फैमिली आज जहां थी वहां नहीं होती। अरुण को देखकर लोकमुद्रा भी हैरान थी। वह मिश्रा फैमिली की भयानक ताकत को जानती थी। अगर रुद्र मिश्रा फैमिली के किसी व्यक्ति को जानता है तो यह दर्शाता है कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। इस समय मोहनलाल, जो सुदेशना के साथ थे, कार से बाहर निकले और सीधे रुद्र की ओर चले गए। उन्होंने रुद्र के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर रुद्र, हमारा मिश्रा फैमिली पहले वाकई अशिष्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगे। वहां मौजूद हर कोई गहरे सदमे में था। आखिरकार यहां मौजूद हर कोई मणिपुर से था और मणिपुर का हर कोई जानता था कि मोहनलाल कौन थे। मोहनलाल का मणिपुर में जबरदस्त प्रभाव था, लेकिन यह व्यक्ति जिसका इतना ऊंचा ओहदा और ताकत थी, वो खुद आगे बढ़कर रुद्र से, एक 20-21 साल के नौजवान से माफी मांग रहा था। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे उनकी हैरानी को बयां कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिखने में साधारण सा लगने वाला रुद्र इतनी भयंकर शक्ति रखता होगा। रुद्र इस समय शांत था। उसने मोहनलाल को बेपरवाही से देखा और पूछा, क्या तुम्हें मुझसे और कोई काम है? मिस्टर रुद्र, मैं हमारे मिश्रा फैमिली में एक दावत का आयोजन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमें अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करेंगे। यह मेरे लिए अपनी माफी जाहिर करने का एक तरीका है, मोहनलाल ने विनम्रता से कहा। रुद्र ने मोहनलाल को शांत भाव से देखा और जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तुम्हारे मिश्रा फैमिली से बात करने के लिए कुछ है। मैंने पहले ही साफ कर दिया था। भोजन जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर रुद्र, हमारा मिश्रा फैमिली जानता है कि हम गलत थे। कृपया हमें एक मौका दे, मोहनलाल ने बेचैनी से विनती की। जब सबने उनकी ये हरकतें देखी तो वे और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोकमुद्रा और आशीष हक्के बक्के खड़े थे और तभी उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि रुद्र की पिछली बातें सिर्फ शेखीबाजी नहीं थी। इसके विपरीत उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मिश्रा फैमिली के सामने आशीष कुछ भी नहीं था। उस रुद्र की तो बात ही छोड़ो जो पूरे मिश्रा फैमिली को माफी मांगने पर मजबूर कर सकता था। जब आशीष ने रुद्र की ठंडी आंखें देखी तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे डर था कि रुद्र उससे बदला ले सकता है। आखिरकार अगर रुद्र चाहता तो उसके लिए बदला लेना बहुत आसान होता, लेकिन असल में रुद्र ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसका इरादा आशीष जैसे व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद करने का बिल्कुल नहीं था। वो बस शांत होकर कार में बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ियों का काफिला सड़क से गायब हो गया। सबने काफिले को ओझल होते देखा और खुले मुंह सदमे के भाव के साथ खड़े रह गए। कौन सोच सकता था कि यह दिखने में साधारण सा रुद्र इतनी अद्भुत पृष्ठभूमि रखता होगा। रुद्र के पूरी तरह से चले जाने के बाद आशीष ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र की पृष्ठभूमि इतनी खौफनाक होगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया हो। सौभाग्य से रुद्र ने उसे जवाबदेह नहीं ठहराया। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसका समय अच्छा नहीं गुजरता। लोकमुद्रा दूसरी ओर बिना किसी भाव के रही। वो अप्रभावित लग रही थी। क्या तुम पहले वाले रुद्र को जानते हो, मिस्टर गोस्वामी? लोकमुद्रा ने निर्देशक से हैरान होते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, निर्देशक ने जल्दी से सिर हिलाया। लगता है कि मिश्रा फैमिली से उसका कोई बड़ा कनेक्शन है और मैंने अभी अभी सुना कि वे लोग उसे मिस्टर रुद्र कहकर बुला रहे थे। खुद से फुसफुसाते हुए लोकमुद्रा की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, मैं हाल ही में मिस्टर रुद्र नाम बार बार सुन रही हूं। आखिर यह है कौन? कहीं ये मुंबई वाला मिस्टर रुद्र तो नहीं? आशीष डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया। उसका चेहरा और भी चिंतित हो गया था।
मुंबई वाला मिस्टर रुद्र कौन है? लोकमुद्रा उलझन में थी और उसने आशीष से पूछा। मुंबई वाला मिस्टर रुद्र वही आदमी है जिसने सौरभ के दोनों पैर तोड़ दिए थे और जैन और मलिक फैमिलीज दोनों ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, आशीष ने बड़े जोश के साथ कहा। इस समय वहां मौजूद हर कोई एक बार फिर गहरे सदमे में था। आखिरकार वे सभी संतनगर के लोग थे और उन्होंने हाल के दिनों में रुद्र के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। चाहे वो सौरभ के पैर तोड़ने की घटना हो या जो कुछ उसने मिश्रा फैमिली की दावत में किया था, पूरे संतनगर में उसी की चर्चा थी। यहां तक कि आम लोग भी उसके कारनामों के बारे में सुन चुके थे। मिश्रा फैमिली का रुद्र को इतना सम्मान देना, उसे मिस्टर रुद्र कहकर बुलाना और साथ ही रुद्र का अहंकारी रवैया, ये सब साबित करता था कि वो बहुत हद तक मुंबई वाला मिस्टर रुद्र ही था। ये सोचते ही आशीष को ठंडा पसीना आ गया। रुद्र वो आदमी था जिसने सौरभ पर हमला करने की हिम्मत की थी। अगर उसने अभी सच में रुद्र से झगड़ा शुरू कर दिया होता तो वो परिणामों के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। लोकमुद्रा बिना किसी भाव के खड़ी रही, पता नहीं वो क्या सोच रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। रुद्र की पहचान इतनी भयानक थी कि दम घुटने लगे। रुद्र और प्रिया के मिश्रा फैमिली की कार में बैठने के बाद वे मिश्रा फैमिली की हवेली की ओर चल पड़े। लगभग आधे घंटे के बाद वे मिश्रा फैमिली की हवेली पहुंचे। हालांकि इस बार मिश्रा फैमिली में लौटने पर रुद्र और प्रिया के साथ किया गया व्यवहार पहले से पूरी तरह अलग था। पहले तो उन्हें लेने के लिए भी कोई नहीं आया था और उनके ठहरने की व्यवस्था करना तो दूर की बात थी। लेकिन इस बार हवेली में प्रवेश करते ही मिश्रा फैमिली के बड़े सदस्य उनके चारों ओर जमा हो गए। यहां तक कि मिश्रा फैमिली के युवा सदस्य भी पास नहीं आ सके और मोहनलाल हमेशा रुद्र के करीब चलता रहा, कभी भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यह स्पष्ट रूप से रुद्र के प्रति उसके रवैया को दिखा रहा था। मयंक, शिवम और अन्य लोग दूर खड़े थे, भीड़ के एस्कॉर्ट के बीच रुद्र को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। उनके दिल मिले जुले भावनाओं से भरे थे। आखिरकार मिश्रा फैमिली पहले रुद्र को हर तरह से नीचा दिखाती थी, लेकिन अब हर किसी का रवैया उसके प्रति पूरी तरह से बदल चुका था और ये बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। यहां तक कि मोहनलाल को भी उसके पीछे चलना पड़ रहा था। एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर मिश्रा फैमिली को पता होता कि ऐसा होने वाला है तो 10,000 बार की हिम्मत होने पर भी वे कभी रुद्र को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। कुछ मिनट बाद रुद्र और मिश्रा फैमिली के सदस्य दावत हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल थी जो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। मिस्टर रुद्र, कृपया बैठिए, मोहनलाल ने रुद्र को मुख्य सीट तक ले जाने की पहल करते हुए कहा। रुद्र ने जाहिर तौर पर कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। वो शांति से अपनी सीट पर बैठ गया और प्रिया ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसके बगल में बैठना चुना। उनके बैठने के बाद मिश्रा फैमिली के सदस्यों ने अपनी वरिष्ठता के अनुसार अपनी जगह ढूंढ ली। मिस्टर रुद्र, मैं मिश्रा फैमिली की ओर से आपको टोस्ट देता हूं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे पिछले अपमान को माफ कर देंगे और पुरानी बातों को भूल जाएंगे। अरुण ने अपना गिलास उठाते हुए रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने अरुण की बातें सुनी, लेकिन उसने अपना गिलास उठाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने शांति से जवाब दिया, आपकी मिश्रा फैमिली पहले ही मुझसे माफी मांग चुकी है, इसलिए एक और माफी की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। अरुण को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना उदासीन होगा और उसका चेहरा कुछ असहज हो गया। फिर भी उसने अपना गिलास उठाया, अपनी ड्रिंक खत्म की और फिर वापस बैठ गया। हमने मिश्रा फैमिली में चर्चा कर ली है। हम प्रिया को अपनी परिवार प्रमुख का पद विरासत में दिलवाना चाहते हैं। मेरे गुजर जाने के बाद मिश्रा फैमिली में प्रिया की अंतिम राय होगी। मिस्टर रुद्र, आप क्या सोचते हैं? मोहनलाल ने सतर्कता से पूछा। परिवार प्रमुख? मोहनलाल की बात सुनकर रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और फिर प्रिया की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, प्रिया, आपकी मिश्रा फैमिली की परिवार प्रमुख बनती है या नहीं, यह आपकी मिश्रा फैमिली का मामला है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं लगता। आप उसके विचार पूछ सकते हैं। जरूर,
मोहनलाल ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर प्रिया की तरफ मुड़ा। उसने धीमी आवाज में पूछा, प्रिया, इस मामले में तुम्हारे क्या विचार हैं? मुझे आपकी मिश्रा फैमिली की इन चीजों में कोई खास रुचि नहीं है। मैं पहले ही साफ कर चुकी हूं। अब से मेरा मिश्रा फैमिली के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रूखे ढंग से जवाब दिया। आखिरकार आम लोगों की नजरों में मिश्रा फैमिली के प्रमुख का पद प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन उसकी नजरों में यह कोई खास बात नहीं थी। उसे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसके शब्द सुनकर मोहनलाल का चेहरा फीका पड़ गया और वह बेवकूफी की तरह वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और मोहनलाल को देखा और शांति से कहा, आप इतनी उत्सुकता से प्रिया को अपनी मिश्रा फैमिली का प्रमुख बनाना चाहते हैं क्योंकि आप मेरे गुजर जाने के बाद मिश्रा फैमिली की रक्षा के लिए मेरी शक्ति पर निर्भर होना चाहते हैं। मोहनलाल ने रुद्र को देखा और उसका चेहरा कुछ असहज लग रहा था, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया क्योंकि यही वास्तव में उसका असली इरादा था। अगर आप वास्तव में यही चाहते हैं तो प्रिया के आपकी मिश्रा फैमिली का प्रमुख बनने या न बनने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रुद्र ने आगे कहा। मिस्टर रुद्र, ईमानदारी से आपका क्या मतलब है? मोहनलाल ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार मोहनलाल का असली मकसद रुद्र का संरक्षण पाना था। प्रिया का मिश्रा परिवार की मुखिया बनना उसके लिए इतना जरूरी नहीं था। अगर तुम अपनी 50% संपत्ति प्रिया को देते हो तो मैं तुम्हारे मिश्रा परिवार की रक्षा कर सकता हूं, रुद्र ने बेपरवाही से कहा। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद मिश्रा परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। उनकी आंखों में सदमा और अविश्वास था। किसने सोचा होगा कि रुद्र की इतनी बड़ी मांग होगी और वह सीधे मिश्रा परिवार की 50% संपत्ति मांग लेंगे। यह 50% संपत्ति मिश्रा परिवार के मुखिया के पद से कहीं ज्यादा कीमती थी। अगर मोहनलाल सहमत हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि मिश्रा परिवार के सभी सदस्य अपनी आधी संपत्ति खो देंगे। यह मामला मिश्रा परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करेगा। मिस्टर रुद्र, क्या आपकी ये मांग थोड़ी ज्यादा नहीं है? 50% संपत्ति कोई छोटी रकम नहीं होती, अरुण ने उत्तेजित होकर कहा। अगर प्रिया का तुम्हारे मिश्रा परिवार से खून का रिश्ता नहीं होता तो मैं ये 50% भी नहीं मांगता, रुद्र ने शांत लहजे में कहा। मिश्रा परिवार की हवेली के अंदर वहां मौजूद मिश्रा परिवार के सभी सदस्यों को लगा कि रुद्र की ये मांग बहुत ज्यादा है। आखिरकार 50% संपत्ति मिश्रा परिवार के सदस्यों के लिए अपने जिस्म का मांस काटने जैसा था। मोहनलाल का चेहरा भी इस समय खराब हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना महत्वाकांक्षी होगा। उसने सोचा था कि मिश्रा परिवार के मुखिया का पद स्वेच्छा से छोड़कर उसने बहुत ईमानदारी दिखाई है, लेकिन किसने सोचा होगा कि रुद्र और प्रिया को इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं होगी। शर्तें बता दी गई हैं। तुम सहमत होते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी फैसला करो, क्योंकि मैं कल संतनगढ़ से जा रहा हूं। एक बार मैं चला गया तो अगर तुम अपना मन भी बदलते हो तो बहुत देर हो चुकी होगी। रुद्र ने यह देखकर कहा कि मिश्रा परिवार में से कोई नहीं बोल रहा था। मिस्टर रुद्र, क्या इस मामले में अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश है? मोहनलाल ने उसकी ओर देखा और पूछा। उसका चेहरा बहुत परेशान था। बातचीत की गुंजाइश? रुद्र ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे माफ करना, तुम्हारे परिवार में मुझसे बातचीत करने की योग्यता नहीं है। ये कहने के बाद रुद्र सीधे प्रिया के पास चले गए और धीरे से बोले, प्रिया, चलो। ठीक है। उसने तुरंत सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई, उनके साथ जाने की तैयारी में। अपनी जगह पर बैठे मोहनलाल ने रुद्र और प्रिया को जाते हुए देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में पुकारा, मिस्टर रुद्र, प्लीज एक पल रुकिए। रुद्र ने धीरे से सिर घुमाया और मोहनलाल को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, और क्या है? मिस्टर रुद्र, जब तक हमारा मिश्रा परिवार अपनी 50% संपत्ति देता है तब तक आप हमारी रक्षा करेंगे? मोहनलाल ने दांत पीसकर पूछा। बेशक, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं, रुद्र ने शांत लहजे में कहा। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और फिर माथे पर बल डालते हुए कहा, ठीक है,
मिस्टर रुद्र, मैं आपकी शर्तों पर सहमत हो सकता हूं। मैं अपनी मिश्रा परिवार की 50% संपत्ति आपको देने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मिश्रा परिवार की रक्षा करेंगे। पिताजी, मोहनलाल की बात सुनकर अरुण ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, मोहनलाल, मोहनलाल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ मोहनलाल, प्लीज इस पर सोचिए। आखिरकार ये 50% संपत्ति मिश्रा परिवार के सदस्यों के हाथों से ली जाएगी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी संपत्ति रुद्र को नहीं देना चाहते थे। एक पल के लिए सभी के चेहरे उत्तेजित हो गए और वे अरुण पर चिल्लाने लगे, लेकिन मुखिया जी, 50% बहुत ज्यादा है। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। अगर तुम में से कोई असहमत है तो बस आगे आओ और मिश्रा परिवार छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, उसने सीधे तौर पर कहा। उसकी बात सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। वे मूर्खों की तरह खड़े थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। क्या कोई और है जो असहमत है? अभी खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें जाने का मौका दूंगा। उसने चारों ओर सबको देखा और ठंडे लहजे में पूछा। हालांकि मिश्रा परिवार के सदस्य उसके फैसले से असंतुष्ट थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने मिश्रा परिवार छोड़ दिया तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए उनमें परिवार छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। सबको शांत देखकर वो रुद्र के पास गया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर रुद्र, अब कोई असहमत नहीं है तो जाओ और प्रिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। रुद्र ने शांत भाव से कहा, प्रिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? उसने उलझन में रुद्र को देखा, समझ नहीं पाया। मेरी नजरों में तुम्हारे मिश्रा परिवार की संपत्ति कुछ भी नहीं है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं ये संपत्ति प्रिया को देने की योजना बना रहा हूं। अब से वही मिश्रा परिवार का प्रबंधन करेगी। जब तुम गुजर जाओगे, अगर प्रिया चाहेगी तो वो मिश्रा परिवार को संभाल लेगी। अगर वो नहीं चाहती है तो मैं मिश्रा परिवार के लिए एक नया मुखिया चुनूंगा। रुद्र ने मोहनलाल से कहा। ठीक है। रुद्र की बात सुनकर मोहनलाल ने तुरंत सिर हिला दिया। अरुण ने लाचारी से मोहनलाल को देखा, हालांकि वो अभी भी मोहनलाल के फैसले को मान नहीं पा रहा था। फिर भी वो ये भी जानता था कि वो अब मोहनलाल का मन नहीं बदल सकता, इसलिए वो बस मुड़कर चला गया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद प्रिया रुद्र के पास गई और पूछा, रुद्र, क्या तुम सच में मिश्रा फैमिली की ये सारी चीजें मुझे देने का सोच रहे हो? बेशक, हमारे रिश्ते में तेरा मेरा कुछ नहीं है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिया ने रुद्र की तरफ देखा। वो अत्यंत भावुक थी। हालांकि प्रिया को इन चीजों की खास परवाह नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि रुद्र की इस हरकत ने उसके दिल को छू लिया। कुछ मिनट बाद अरुण ने कागजात तैयार कर लिए। प्रिया और मोहनलाल ने उन पर हस्ताक्षर किए। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद इसका मतलब था कि प्रिया अब मिश्रा फैमिली की सबसे बड़ी बॉस थी। आखिरकार मोहनलाल के पास मिश्रा फैमिली के सिर्फ 13% शेयर थे, जबकि प्रिया के पास खुद 50% शेयर आ गए थे। प्रिया द्वारा मोहनलाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद रुद्र और प्रिया मिश्रा फैमिली के घर पर नहीं रुके। इसके बजाय वे सीधे होटल वापस चले गए। होटल लौटने के बाद रुद्र और प्रिया कमरे में बातचीत करने लगे। प्रिया, अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? रुद्र ने धीरे से प्रिया से पूछा। मैं अभी मिश्रा फैमिली के इन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकती और मैं अब ट्रैवियो कॉर्पोरेशन में काम करने का भी नहीं सोच रही, इसलिए मैंने मुंबई लौटने का फैसला किया है। आखिरकार मैं उस जगह से सबसे ज्यादा परिचित हूं। कुछ देर हिचकिचाने के बाद प्रिया ने रुद्र से धीरे से कहा, मुंबई वापस? ये सुनकर रुद्र की आंखों में थोड़ी निराशा झलक आई, क्योंकि उसे लगा था कि प्रिया न्यू टाउन में ही रहेगी। क्या तुम मुंबई वापस नहीं जा रहे? रुद्र की प्रतिक्रिया देखकर प्रिया ने हैरान होकर पूछा। मुझे अभी न्यू टाउन में कुछ चीजें सुलझानी है। मैंने अभी तक अपने माता पिता की मौत के कारण की जांच नहीं की है, इसलिए मैं शायद न्यू टाउन में ही रहूंगा, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने रुद्र को देखा और एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर वो मुस्कुराई और बोली, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों फिर से लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में रहने वाले हैं।
क्या तुम मेरे साथ न्यू टाउन में नहीं रह सकती? रुद्र ने प्रिया को देखा और पूछा। प्रिया की आंखों में दुविधा झलक उठी। प्रिया भी रुद्र के पास रहना चाहती थी, लेकिन वह सच में नहीं जानती थी कि वह न्यू टाउन में क्या कर सकती है। साथ ही जो कुछ हुआ था उसके बाद प्रिया को एहसास हुआ कि उसके और रुद्र के बीच एक फासला है। वो इस फासले को भरना चाहती थी, इसलिए उसने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मुंबई लौटने की योजना बनाई। चूंकि तुम मुंबई वापस जाना चाहती हो तो जाओ। यह देखकर कि प्रिया हिचकिचा रही है, रुद्र ने आगे कहा, तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? प्रिया एक पल के लिए हैरान हुई और उसने रुद्र से पागल भाव से पूछा, मैंने इस बारे में सोचा है। असल में मेरे लिए न्यू टाउन में रहना अभी थोड़ा खतरनाक है। तुम मुंबई में ज्यादा सुरक्षित रहोगी। मैं अर्जुन और बाकी लोगों को भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह सकता हूं। न्यू टाउन में हालात संभालने के बाद मैं तुम्हें देखने वापस आ सकता हूं। कुछ पल हिचकिचाने के बाद रुद्र ने धीरे से प्रिया से कहा, तो फिर यहां रहते हुए तुम सावधान रहना। प्रिया ने रुद्र को देखा और चिंता से कहा, चिंता मत करो, मैं जरूर सावधान रहूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा, मुंबई लौटने के बाद तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बेशक नहीं, मैं अपना कॉस्मेटिक्स का कारोबार जारी रखूंगी। मेरा लक्ष्य एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बनाना है जो पुणे का अपना हो। सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही नहीं, बल्कि बैग, कपड़े और ज्वेलरी भी। प्रिया ने गंभीरता से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो चीजें शायद बहुत आसान हो जाएंगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी कोशिशों पर भरोसा करना है। प्रिया ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। रुद्र ने लाचारी से कहा, ठीक है। प्रिया ने रुद्र को देखा और सिर हिलाया। फिर उसने अपना फोन निकाला और अनिच्छा से कहा, ठीक है, अब देर हो रही है, कल हमें प्लेन पकड़ना है, मैं वापस जाकर आराम करती हूं। ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और प्रिया को कमरे से बाहर छोड़ने के लिए खड़ा हुआ। कुछ सेकंड बाद प्रिया रुद्र के साथ दरवाजे तक पहुंची। हालांकि इसी पल प्रिया अचानक रुक गई और रुद्र की तरफ मुड़ी। रुद्र एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने पजल अंदाज में पूछा, क्या हुआ? रुद्र, धन्यवाद, प्रिया ने गंभीरता से रुद्र से कहा। रुद्र लाचारी से मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। प्रिया का कोमल शरीर रुद्र की छाती से कसकर लगा हुआ था। रुद्र प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन को छोटी छोटी हाथों की एक जोड़ी ने कसकर पकड़ा हुआ है। इसके बाद लाल और सेक्सी होठों की एक जोड़ी उसके होठों से कसकर दब गई। उसकी खुशबू उसकी नाक में समा गई। रुद्र स्पष्ट रूप से प्रिया के शरीर की हल्की खुशबू महसूस कर सकता था और उसका दिमाग सुन्न हो गया। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया उसे इस तरह जबरदस्ती किस करेगी। प्रिया ने रुद्र को अजीब ढंग से किस किया और रुद्र ने जवाब देना शुरू कर दिया। फिर उन दोनों ने किस करना शुरू कर दिया। इससे रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे करंट लग गया हो। सेकंड और मिनट बीतते गए। अनजाने समय के बाद प्रिया ने आखिरकार धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके खूबसूरत चेहरे पर आकर्षक लालिमा थी और उसकी सांसें ऑर्किड जैसी थी। उसकी कोमल सांसें रुद्र के चेहरे से टकरा रही थी और उसकी उभरी हुई छाती उसकी छाती से कसकर लगी हुई थी। एक पल के लिए रुद्र अपने जज्बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सहजता से आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि प्रिया ने धीरे से रुद्र को दूर धकेल दिया और शर्माते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही, मैं अभी तैयार नहीं हूं। जब रुद्र ने प्रिया की बात सुनी तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने लाचारी से कहा, ठीक है, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि। रुद्र का उदास चेहरा देखकर प्रिया खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। फिर वो मुड़ी और रुद्र के कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ने प्रिया को जाते हुए देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर वो आराम करने के लिए अपने बेडरूम में लौट आया। अगले दिन
सुबह ठीक 8 बजे रुद्र और प्रिया होटल से निकले और मुंबई के लिए उड़ान भरी। विमान दोपहर लगभग 3 बजे मुंबई पहुंचा। रुद्र ने प्रिया को विदा किया और अकेले न्यू टाउन के लिए उड़ान भर ली। हालांकि रुद्र अब प्रिया से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि वे अभी भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। फिर भी रुद्र जानता था कि न्यू टाउन में उसके पास ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए वो अकेले न्यू टाउन लौटने का ही फैसला कर सका। जब रुद्र न्यू टाउन वापस पहुंचा, तब तक आधी रात बीत चुकी थी। प्लेन से उतरने के बाद रुद्र ने टैक्सी ली और घर पहुंचा। हालांकि जैसे ही रुद्र ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि बेहद सेक्सी ईशा मेहता अभी भी सोफे पर बैठकर कोई टीवी सीरीज देख रही है। ईशा को देखकर रुद्र का माथा ठनका। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम अभी तक यहीं क्यों हो? ईशा ने रुद्र की बात सुनी तो मुड़ी और उसे देखा, फिर हल्के से बोली, जिस कमरे की मैंने मरम्मत करवाई थी उसमें फिर से कोई दिक्कत आ गई है, इसलिए मैं अभी शिफ्ट नहीं हो सकती। क्या? फिर से? रुद्र ने ईशा को देखा और अवाक रह गया। आखिरकार यह महिला लगभग 6 महीने से उसके घर में रह रही थी। हाँ, मुझे नई मरम्मत वाली दीवारों का रंग पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसे दूसरे रंग में बदलवा दिया है। ईशा ने धीरे से सिर हिलाया। रुद्र ने ईशा को देखा और बिल्कुल निशब्द रह गया। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, सच बताओ, तुमने बाहर कोई जगह किराए पर ली नहीं है, है ना? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे घर में रहने का इरादा रखती हो? इतनी खूबसूरत औरत तुम्हारे घर में रह रही है, फिर भी तुम नाखुश हो। ईशा मुड़ी और उपेक्षा भरे अंदाज में रुद्र को देखा। यह मेरे खुश होने या न होने का सवाल नहीं है, बस यह है कि हम दोनों का अकेले साथ रहना ठीक नहीं है। इसके अलावा अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अगर उसे पता चला तो क्या होगा? रुद्र ने ईशा पर झुंझलाहट में चिल्लाया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड न्यू टाउन में नहीं है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे भी हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या तुम्हें डर है कि तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाओगे? ईशा ने पलटकर रुद्र को देखकर मुस्कुराया। तुम? रुद्र ईशा की बातें सुनकर तुरंत निशब्द हो गया। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें आधा महीना और देता हूं। अगर तुम तब भी नहीं निकली तो मैं बाहर चला जाऊंगा। ईशा ने उदासीनता से रुद्र को देखा और कुछ नहीं कहा। फिर रुद्र अपने कमरे की ओर बढ़ा। क्या तुम हाल ही में बहुत व्यस्त थे? ईशा मुड़ी और रुद्र को देखकर धीरे से पूछा। जवाब तो तुम्हें पहले से ही पता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किस काम में लगा हुआ था? रुद्र ने होंठ भींचे और जवाब दिया, फिर अपने कमरे में चला गया। एहसान फरामोश कहीं के। ईशा ने रुद्र को अपने कमरे में जाते देखा और गुस्से में उसे डांटा। फिर वो सोफे पर बैठ गई और टीवी सीरीज देखना जारी रखा। अगले दिन सुबह 8 बजे जब रुद्र उठा तो उसने देखा कि ईशा पहले ही क्लास के लिए निकल चुकी थी। उसे मानना पड़ा कि ईशा सच में कमाल की थी। आमतौर पर वो देर रात 2 या 3 बजे तक टीवी देखती थी, लेकिन वह सुबह 7 बजे उठकर तैयार होकर क्लास के लिए निकल सकती थी। ये कितना अविश्वसनीय था। रुद्र हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम गया और फिर घर से निकला। घर से निकलने के बाद रुद्र न्यू टाउन यूनिवर्सिटी नहीं गया, क्योंकि वहां कोई जरूरी काम नहीं था। इसके विपरीत हेवंस क्लब में रुद्र के निपटने के लिए बहुत सारे काम इंतजार कर रहे थे। उस समय जब रुद्र ने साइशा से हेवंस क्लब हासिल किया था, तो सबसे बड़े पीड़ित आर्थर बैनर्जी, अंशुल और अनुराग थे। इसलिए अनुराग ने आर्थर और उसके बेटे को ट्रायम्फ क्लब नामक एक क्लब खरीदने का आदेश दिया था। वह इस बात का फायदा उठाना चाहता था कि रुद्र ने अभी अभी हेवंस क्लब को संभाला है और इसकी नींव ज्यादा मजबूत नहीं है। वो रुद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। इसलिए रुद्र ने पहले हेवंस क्लब का प्रचार करने और आर्थर और उसके पिता को दबाने के लिए एक उद्घाटन समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले प्रिया और मिश्रा फैमिली की वजह से रुद्र के पास उद्घाटन समारोह की परवाह करने का समय नहीं था। अब जब प्रिया का मामला सुलझ गया था, तो रुद्र उद्घाटन समारोह पर चर्चा करने के लिए वेनेसा से मिलने की योजना बना रहा था। सुबह 9 बजे रुद्र हेवंस क्लब पहुंचा। हालांकि अब हेवंस क्लब का मालिक बदल चुका था, लेकिन वेनेसा के होने की वजह से क्लब के सामान्य कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा।
ये पहले की तरह ही जीवंत था। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया। एक ड्रेस पहने लंबी खूबसूरत महिला रुद्र की ओर बढ़ी और बहुत विनम्रता से उसका अभिवादन किया। नमस्ते। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया और उस महिला के साथ हेवेंस क्लब के अंदर चला गया। मिस देशमुख, क्या हमारे क्लब में हाल ही में कुछ हुआ है? हालांकि रुद्र इस लंबी खूबसूरत महिला से केवल कुछ ही बार मिला था, लेकिन वह जानता था कि ये महिला हेवेंस क्लब की लॉबी मैनेजर थी। वो बहुत काबिल थी, इसलिए रुद्र पर इस महिला की कुछ छाप थी। मिस्टर सिंघानिया, हाल ही में कुछ नहीं हुआ है। आखिरकार ये हेवेंस क्लब है, मालिक बदल भी जाए तो भी कोई यहां आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता। मिस देशमुख ने धीरे से जवाब दिया। ये अच्छी बात है। क्या मिस वेनेसा आसपास है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। रुद्र ने मिस देशमुख से पूछा। मिस वेनेसा अभी ऑफिस में होंगी। मैं मिस वेनेसा को आपके लिए बुलाती हूं। मिस देशमुख ने जल्दी से कहा। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऊपर जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर लिफ्ट में चला गया। कुछ मिनट बाद रुद्र लिफ्ट से हेवेंस क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और जनरल मैनेजर का ऑफिस ढूंढ लिया। आखिरकार रुद्र पहली बार वेनेसा से मिलने नहीं आया था, इसलिए वह जानता था कि जनरल मैनेजर का ऑफिस कहाँ है। रुद्र ने एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। आखिरकार वेनेसा ऑफिस में ही रहती थी। अगर पिछली बार की तरह अजीब स्थिति हुई तो अच्छा नहीं होगा। अंदर आ जाइए, वेनेसा की मीठी आवाज सुनाई दी। रुद्र ने दरवाजा धकेला और जनरल मैनेजर के ऑफिस में प्रवेश किया। जब वो ऑफिस में घुसा तो रुद्र को एक हल्की सी खुशबू साफ महसूस हुई। ये खुशबू वेनेसा के शरीर की खुशबू जैसी ही थी। इसे एक बार सूंघने पर याद रह जाता था। आज वेनेसा एक सफेद स्पैगेटी स्ट्रैप वाली शॉर्ट स्कर्ट पहने हुई थी। वह अपने दस्तावेज देख रही थी और उसने रुद्र के अंदर आने पर ध्यान नहीं दिया। रुद्र वेनेसा को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वह शॉर्ट स्कर्ट में वेनेसा की लुभावनी आकृति को देखता रह गया। क्या किया जा सकता था? वेनेसा बस बहुत आकर्षक थी। वो एक लुभावनी और सेक्सी महिला थी। उसका पूरा शरीर मादक परिपक्व महिला का आकर्षण बिखेर रहा था।